अध्यक्षाः च भवन्ति ईलत्तिवारी महोदयः। तान् सम्प्रार्थ्ये कृपया मार्गदर्शनं कुर्वन्तु। धन्यवादः। अस्य शिक्षाशास्त्र विद्याशाखायाः अध्यक्षाः आचार्याः कादम्बिनी महोदयाः, आचार्याः वेङ्कटराव महोदयाः, आचार्य चन्द्रशेखर महोदयाः, अन्ये च प्राध्यापकाः, मम शोधछात्राः, मम मित्राणि। यथा प्रातः अस्माभिः ऐतिहासिक अनुसन्धानम् अस्मिन् विषये चर्चा विहिता, तत्र अहं भावयामि काचित् स्पष्टता स्यात्। अस्मिन् सत्रे अपि बहवः विषयाः सन्ति, मदर्थं ये विषयाः दत्ताः आसन् तेषु केषाञ्चन तु मया स्पर्शः कृतः, केषाञ्चन इदानीं पर्यन्तं स्पर्शं न कृतवान् अस्मि। अतः प्रयत्नं करोमि यत् विषयद्वयम् अस्मिन् सत्रे भवेत्। अतः किञ्चित् संक्षेपेण चर्चा करिष्यामि। प्रथमं तत्र वर्तते कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च इति। श्रुतमेव स्यात् नाम भवद्भिः कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च इति जानन्ति, पठितवन्तः अपि स्युः एमएड मध्ये वा अन्यत्र कोर्स वर्क परीक्षायां कोर्स वर्क मध्ये भवद्भिः पठितं स्यात्। हिन्द्यां वा एवम् उच्यते नैमित्तिक तुलनात्मक अनुसन्धानं, संस्कृते वयम् एवं वक्तुं शक्नुमः। अस्य प्रचलितनाम भिन्नम् अस्ति। प्रचलितनाम यत् वर्तते एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च इति नाम्ना अपि वयं कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च इत्यस्य विषये वयं जानीमः। अत्र तात्पर्यं तादृशम् अनुसन्धानमस्ति यस्मिन् अनुसन्धाता प्रभावस्य आधारेण तस्य कारणानाम् अन्वेषणं करोति। प्रायः प्रयोगात्मक अनुसन्धाने किं भवति? स्वतन्त्रचरः भवति। स्वतन्त्रचरे मैनिपुलेशनं कृत्वा यथेच्छीकरणं कृत्वा तस्य कः प्रभावः इति वयं जानीमः। किन्तु अत्र विपरीतम्। अत्र स्वतन्त्रचरस्य यत् कार्यमासीत् तत्तु पूर्वं समाप्तं। तत्र अस्माकं हस्ते किमपि नास्ति, वयं किमपि कर्तुं न शक्नुमः। तेन यत् सम्पादनीयमासीत् तत् सम्पादितम्। इदानीं तु अस्माकं समीपे परिणामः अस्ति। परिणामं दृष्ट्वा, प्रभावं दृष्ट्वा तस्य कारणं किं स्यात् इति अन्वेषणस्य कृते इति यदा वयम् अन्वेष्टुम् इच्छामः तदा अस्य प्रयोगं कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च, नैमित्तिक तुलनात्मक अनुसंधानम, अस्य प्रयोगं वयं कुर्मः। हिंदी में वदामि चेत् इस तरह के शोध में घटना के घट जाने के बाद शोधकर्ता शोध का आरंभ करता है। घटना पहले घटित हो गई, अब आप अनुसंधान का आरंभ कर रहे हो कि ये घटना क्यों हुई। घटनोत्तर विधि, इसलिए इसका एक नाम वो भी है, एक्स पोस्ट फैक्टो कोई कार्योत्तर विधि, घटनोत्तर विधि या नैमित्तिक तुलनात्मक विधि, कई तरह से इसके अलग अलग नाम है। इसमें आप कोरिलेशनल मेथड का उपयोग करने लग जाओ तो कोरिलेशनल भी हो जाएगा, तो कई तरह से इसको आप कह सकते हैं। खैर, तो जैसा हमने बात की कि हम इसमें क्या करते हैं, प्रभाव के आधार पर कारण का अंदाजा लगाते हैं। जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर स्वतंत्र चर की अभिव्यक्ति पहले हो चुकी होती है, स्वतंत्र चर अपना काम पहले ही कर चुका होता है। यही कारण है कि इस तरह के शोध में शोधकर्ता चाहकर भी स्वतंत्र चर में कोई तोड़फोड़ नहीं कर सकता। इस तरह एक्स पोस्ट फैक्टो जो है या नैमित्तिक तुलनात्मक शोध जो है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कोई विशेष घटना, परिणाम, अवस्था या अन्य प्रकार के व्यवहार किन किन कारकों के कारण या किन किन कारणों से हुए हैं इसका पता लगाना। यही काम हम इसमें करते हैं। तो इसको इस तरह से कहा जा सकता है कि इसमें शोधकर्ता चरों के बीच के संबंध के बारे में ऐसे स्वतंत्र चरों के आधार पर अनुमान लगाता है
जिसकी अभिव्यक्ति पहले हो चुकी हो। एक सिंपल सी यदि इसकी डेफिनेशन बोले तो क्या होगी कि शोधकर्ता चरों के बीच के संबंध के बारे में ऐसे स्वतंत्र चरों के आधार पर अनुमान लगाता है जिनकी अभिव्यक्ति पहले हो चुकी होती है। उसे हम नैमित्तिक तुलनात्मक विधि कह सकते हैं। यदि हम इसको देखें, जो बातें हमने अभी तक की, तो इसमें 2-3 खास पॉइंट हमारे सामने आते हैं कि क्या क्या इस चीज इस बातों से हम पॉइंट वाइज देखें ना, 2-3 पॉइंट है। सबसे पहले कि एक एम्पेरिकल रिसर्च है, आनुभविक शोध है, क्योंकि घटना वहां पर घटी है, प्रभाव आपके सामने है, जिसका प्रभाव का अनुभव आप कर रहे हो, इसलिए एम्पेरिकल शोध है, आनुभविक शोध है। और ये जो एम्पेरिकल रिसर्च है, इसलिए ये साइंटिफिक रिसर्च के जैसा ही होता है, साइंटिफिक रिसर्च ही है एक टाइप की, इसको उस तरह से हम मान सकते हैं। दूसरी विशेषता इस अनुसंधान की कि स्वतंत्र चर की अभिव्यक्ति हो गई, मैं 2-3 बार बोल चुका हूं। तीसरी विशेषता कि स्वतंत्र चर की अभिव्यक्ति हो जाने के कारण उसमें किसी प्रकार का मैनिपुलेशन संभव नहीं है। 3 बातें, पहली बात आनुभविक शोध है, दूसरी बात स्वतंत्र चर की अभिव्यक्ति हो गई, तीसरा अभिव्यक्ति होने के कारण उसमें कोई मैनिपुलेशन संभव नहीं है, और चौथी बात कि इस तरह के शोध में शोधकर्ता किसी व्यवहार या घटना के आधार पर उसके कारणों का पता लगाता है। इसमें करता क्या है, वो कारणों का पता लगाता है। जैसे कोई भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अन्य रीति से तो ये विपरीत होता है। पहले तो ये होता है कि हम कुछ चर देते हैं, फिर उसके प्रभाव का पता लगाते हैं, या उल्टा होता है कि प्रभाव हो चुका है और हम कारण का पता लगा रहे हैं। जैसे कि कोई शोधकर्ता, जैसे साइंस उसमें देख लीजिए, चिकित्सा में तो क्या कि फेफड़े का कैंसर हो गया, किसी को लंग कैंसर है, तो लंग कैंसर का क्या कारण हो सकता है? कैंसर तो हो गया किसी स्टूडेंट को, छात्र को, अध्यापक को, व्यक्ति को, किसी को भी। अब लंग कैंसर हो गया है, फेफड़े का कैंसर, उसका क्या कारण हो सकता है? तो नॉर्मली ऐसा लगता है कि यार कैंसर का कारण तो ये हो सकता है कि फेफड़े का कैंसर है तो या तो धूम्रपान करता होगा बहुत, ऐसा एक अंदाजा लगाते हैं ना लोग, या खांसी या इस तरह का कोई हो जिससे फेफड़े पर कोई जोर पड़ रहा हो, टीबी वगैरह हुई हो, या इस तरह की कोई समस्या उसको हुई हो। लेकिन आपके सामने अभी क्या है? केवल कैंसर है, कारण आपको नहीं पता, ये तो आपने अनुमान लगाया। फिर आप डेटा कलेक्ट करते हो, डेटा कलेक्ट करने के बाद आपको पता चलता है, आप इन एस्पेक्ट्स पे डेटा कलेक्ट करते हो, आप ऐसा assumptions अपना क्रिएट करते हो कि शायद खांसी के कारण है या शायद धूम्रपान के कारण है। फिर आप पता लगाने की कोशिश करते हो कि अच्छा जिन-जिन को लंग कैंसर हुआ, ऐसे 10-20 लोगों का आपने डेटा लिया, सैंपल लिया, और उस सैंपल का आपने डेटा कलेक्शन किया, तो आप ऐसा उन सबसे इस तरह के क्वेश्चन पूछोगे, कितने लोग धूम्रपान करते थे? अच्छा धूम्रपान करते थे तो रेगुलर करते थे या कैजुअल करते थे? अच्छा रेगुलर करते थे तो कितना, दिन में 1 या 2 बार, या कंटिन्यू क्या कहते हैं उसको, चेन स्मोकिंग, चेन स्मोकिंग करते थे? तो अब आपको धीरे धीरे आपके पास डेटा आ रहा है, और मान लो मैक्सिमम लोगों ने बोला कि वो चेन स्मोकिंग थे, चेन स्मोकर थे, तो आपने एक अंदाजा लगा लिया कि लंग कैंसर का कारण चेन स्मोकिंग है। ठीक है, अभी कितना सच है गलत है अलग बात है ना, आगे वो भी हम आगे जब थोड़ा और चर्चा करेंगे तो उस पर भी हम आएंगे। तो लेकिन अभी एक मोटा मोटा एग्जांपल मैंने आपको, स्थूल उदाहरण मैंने आपको दिया कि प्रभाव दिख गया है, अब उसके कारण के पीछे हम जा रहे हैं कि किस कारण से उसको ये प्रभाव सामने आया है। या दूसरा ये भी हो सकता है कि खांसी, तो किस तरह की खांसी थी, सूखी खांसी थी कि कफ वाली खांसी थी? अच्छा कफ वाली खांसी या सूखी खांसी कोई भी थी तो कितने समय तक थी? आजकल कोविड के बाद देखने में आ रहा है कि खांसी हो रही है तो लंबे समय तक टिक रही है। तो अब ज्यादातर लोग उसको कोविड से रिलेट करते हैं कि कोविड के पहले जल्दी ठीक हो जाती थी, कोविड के बाद जल्दी ठीक नहीं हो रही है। अब खांसी अब हो रही है, कोविड का टीका और वो सब पहले लग चुका, लेकिन हम उस खांसी को रिलेट किससे कर रहे हैं? कोविड के टीकाकरण से, या कोरोना जिसको हुआ हो तो उसके वायरस से हम उसको रिलेट कर रहे हैं। तो वो रिसर्च से पता चलेगा कि वास्तव में वही कारण था
या नहीं था। इस तरह के अनुसंधान एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च में या घटनोत्तर विधि में किए जाते हैं। स्पष्ट है, क्लियर। मेथोडोलॉजी क्या यूज होगी? तो मेथोडोलॉजी सामान्य जैसी बाकी अनुसंधानों में प्रयोग में होती है वही है, उसको फिर से रिपीटेशन करने का कोई इसमें ऐसा विशेष मेथोडोलॉजी यूज होती हो ऐसा नहीं है। बस अंतर कहां पर है? किसमें अंतर है? हाँ, कि यहाँ पर घटना घटने के बाद उसको कर रहे हैं एक बात, और दूसरी वेरिएबल को मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, और तीसरी दो ही बात आपने बताई, और तो 4 बातें बताई थी मैंने। अनुभविक है, एम्पेरिकल है, क्योंकि जो प्रभाव है उसका हम अनुभव कर सकते हैं, एम्पेरिकल है। और एक और कुछ छूट रहा है, हाँ, स्वतंत्र चर अपना काम कर चुका है, ठीक है। 4 हमने ये बातें देखी। उदाहरण मैंने आपको एक दिया, क्या उदाहरण दिया? लंग कैंसर का दिया। आपके दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं, किसी हाँ, कर्तुं शक्यते। मैं उत्तम आरंभ है, यदि आप इसमें कोरिलेशनल डिजाइन लोगे तो उसको आप कोरिलेशनल स्टडी भी कह सकते हैं। स्वीकर्तुं शक्यते, नास्ति तत्र संशयः। तो एक उदाहरण दिया। अब और एग्जांपल आप इसमें चेंज करके देखो कि मान लीजिए कल भी हम किसी एग्जांपल की बात कर रहे थे कि किसी स्टूडेंट ने हाँ, एक स्टूडेंट फेल हो गया है, उसका तो फेल हो गया, तो इसका कारण क्या कारण क्या होगा? परिणाम तो आ गया, फेल तो हो गया, है ना। तो खैर केस स्टडी, तो फेल होने वाले सारे स्टूडेंट्स को लेके आप कर रहे हो, कई सारे जितने फेल हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, क्या रीजन है? मैक्सिमम आप कॉमन उसमें सोचोगे कि सब पढ़ता नहीं होगा, है ना, पढ़ता नहीं होगा, इस तरह से आप सोच सकते हो, या कई चीजें सोच करके अपने आप एजम्पशंस बनाओगे, परिकल्पनाएं बनाओगे, और फिर उन परिकल्पना के आधार पर डेटा कलेक्ट करके उसका एनालिसिस करोगे। अब जिस टाइप की हाइपोथेसिस होगी उस टाइप की सांख्यिकी विधि होगी, वो सारी प्रोसेस तो आपको भी आने वाले आगे के दिनों में पता चलेगी। मैं तो केवल इस डिजाइन का आपको एक परिचय दे रहा हूं, एक्स पोस्ट फैक्टो डिजाइन का। अब इसके अंदर जो इसके दोनों चीजें हैं, इसके कुछ फायदे भी हैं तो इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, उन दोनों की हम चर्चा करते हैं। कि ज्यादातर हम बिहेवियरल रिसर्च में इसको ज्यादा अहमियत प्राप्त होती है, व्यवहारिक अनुसंधानों में ज्यादा अहमियत प्राप्त होती है। जैसे हमारे शिक्षा शास्त्र में हम इस तरह के रिसर्च कर सकते हैं, जैसे आपने बोला फेल होने वाले स्टूडेंट्स पर या हिंसा करने वाले स्टूडेंट्स पर। आजकल आता है ना, स्कूल में गोली चला दी, किसी का मर्डर कर दिया, छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन उन्होंने कोई अपराध कर दिया, अपराध तो कर दिया, है ना। उस तरह के बच्चों को चिन्हित करके फिर क्या उनके पीछे रीजन रहे होंगे कि इसका इस तरह का रूप बन गया, ये करना है तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च काम में आती है। कुछ विशेष परिस्थिति में जहां शोधकर्ता को किसी व्यवहार या घटना के प्रभाव के आधार पर ही कारण का अध्ययन किया जाना है, यही विकल्प, क्योंकि विकल्प ही नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि इन स्थितियों में तो विकल्प भी हो सकते हैं कि इस डिजाइन से नहीं दूसरी डिजाइन से कर लें, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि दूसरी डिजाइन उसमें लग ही नहीं सकती, यही डिजाइन है, तो आपको इसका प्रयोग करना ही है। ऐसी स्थिति में ये काम में आता है। दूसरा, सरल है इसका प्रयोग, क्योंकि आपको कोई मैनिपुलेशन नहीं करना। जब मैनिपुलेशन करना होता है वहां थोड़ी कठिनाई तो नहीं है, थोड़ा सा अभ्यास का प्रश्न है, वो भी अभ्यास होता है तो वो काम भी हो जाता है, लेकिन वो इतना कठिनाई वहां पर नहीं होती। तीसरा, ये कुछ इसके प्लस पॉइंट है, लेकिन कुछ इसकी, जैसा मैंने कहा कि कुछ इसकी सीमाएं भी है। सीमाएं क्या है कि जो आप लगा रहे हो, शोधकर्ता स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ नहीं कर रहा है, इसलिए आप स्वतंत्र चर और आश्रित चर का जो संबंध बता रहे हो, प्रस्तावित संबंध आपने बताया है ना, वो पूर्वानुमान यथार्थ है या नहीं, ये थोड़ा उसकी यथार्थता का पता लगाना कठिन होता है।
कई बार कुछ सामान्य कारण आपको लगते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ कारण ऐसे भी हो जो आपके अनुमान से बाहर के हो और उनको आपने स्टडी में छोड़ ही दिया हो, आप उसका अनुमान ही नहीं लगा, इसलिए उसको आपने अपने अध्ययन में सम्मिलित ही नहीं किया। ऐसे कारण छूट भी सकते हैं। दूसरा इसमें एक दोष जिसको कहते हैं पोस्ट हॉक दोष, आप उसको कह सकते हैं। पोस्ट हॉक दोष से मतलब ये है कि शोधकर्ता इसका शिकार हो जाता है। पोस्ट हॉक का कैसे शिकार हो जाता है कि किसी दो कारकों में से, दो चरों में से किसी एक को कारण और एक को प्रभाव मान लेता है, ठीक है, और इसलिए मान लेता है कि दोनों हमेशा साथ साथ पाए जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि स्मोकिंग और लंग कैंसर अब साथ साथ पाए जाते हैं, इसलिए इसी के कारण ये हुआ हो, है ना, एक निकट का संबंध है इसमें, इसलिए इसी के कारण हुआ होगा, ये आप मान लेते हो। लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी और कारण से उसको कैंसर हुआ हो सकता है उसको कोई ग्रंथीय असंतुलन, उसके अंदर कोई जो ग्लैंड्स होती है उसका कोई डिसबैलेंस हो गया हो, इम्बैलेंस हो गया हो, उस कारण से व्यक्ति में कैंसर हुआ हो। लेकिन प्रायः देखा जाता है कि स्मोकिंग से हो रहा है, इसलिए ये भी करता ही था तो इसको उसी से हुआ होगा। ये आप एक शोधकर्ता जल्दी से निष्कर्ष पे पहुंच जाता है, तो पोस्ट हॉक फॉलेसी या इसको दोष, इसको आप कह सकते, इसका शिकार आप एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च में हो सकते हैं। ये एक संक्षेप में मुझे आपको एक्सपोस्ट फैक्टो के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको परिचय देना था, इसलिए मैंने कहा इसमें मैं 2 विषय कवर करूंगा, इसलिए मैंने संक्षेप में ही इसकी बात की है। दूसरा जो मुझे मुख्य रूप से इस सत्र में, ये सुबह का विषय था तो सुबह के सत्र में मुझे कवर करना था तो मैंने नहीं किया था, इसलिए मैंने अभी संक्षेप में आपसे इसकी चर्चा की। दूसरा, इसमें यदि आपको चर्चा करना है तो आप पूछ लें, तो फिर हम आगे करते हैं। कोई भी जिज्ञासा इसके बारे में, जितनी बातें मैंने कही हैं उसमें ऐसा कोई संशय वाला पॉइंट लग रहा हो तो मेरे तो बिल्कुल ही सरल सहज भाषा में बात कही है, लेकिन कोई संशय वाला पॉइंट यदि लग रहा हो, है ना, तो जैसे उन्होंने कहा कदली फले सूची प्रवेश, तो मैं तो उसमें भी मुझे लग रहा है कि सूची प्रवेश में दर्द तो होता ही होगा, वो भी ना हो ऐसी कोशिश करें। तो हाँ, कोई जिज्ञासा है किसी की? पूर्वानुमान से कैसे बचेगा पूर्वानुमान? जैसे मतलब कैंसर का मतलब डायरेक्ट मतलब पूर्वाग्रह होता है कि इसका धूम्रपान करता है, अगर वो नहीं हो सकता, वो भी तो नहीं हो सकता। हाँ नहीं, ये एक एस्पेक्ट है, लेकिन यही है ऐसा नहीं, उसमें जितने ज्यादा से ज्यादा पूर्वानुमान लगा सके, है ना। अब केवल निकट संबंध कोई आधार मत बनाओ, उसके और भी कारण हो सकते हैं जो प्राय नहीं देखे जाते लेकिन हो सकते हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको सिंपल सा बुखार है, तो कई बार तो 2-3 दिन तो ऐसी दवाई देके भेज देता है, 3 दिन में भी नहीं उतरता तो फिर 10 तरह के टेस्ट लिख देता है। 3 दिन की तो पहले दवाई देके भेज देगा, लेकिन फिर भी बुखार है तो 10 तरह के टेस्ट क्यों लिखेगा वो? क्योंकि उसको आशय होता है कि उसको ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, कई तरह से वो सोचता है। मैं अपने उदाहरण देता हूँ। एक बार मुझे ही ऐसा कुछ बुखार हुआ, गले में कुछ घाव जैसा हो गया, डॉक्टर पास गया, 3 दिन की दवाई दिया, नहीं ठीक हुआ, तो उसने मुझे वो कैंसर के टेस्ट लिए। अब मैं घबरा गया, क्या पता कैंसर ना हो गया हो। कैंसर हॉस्पिटल गए, IFC हुआ, सारी चीजें हुई, सब नेगेटिव आया। बाद में पता चला किसी और कारण से था, तो वो कुछ अन्य कारण से मुझे वो प्रॉब्लम हो रही थी। थोड़ा टाइम लिया उसके ठीक होने में, लेकिन वो हो गई, कैंसर नहीं था। लेकिन डॉक्टर ने तुरंत कैंसर का टेस्ट मुझे लिख दिया था। फिर उस डॉक्टर के पास में कभी डबल नहीं गया। ठीक। तो ऐसे शोधकर्ता के साथ भी होता है ना, कि ज्यादातर ये चीजें हो रही है तो इस कारण से हो रही होगी, अंदाजा आप लगा लेते हो। लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे जो कम मात्रा में होते होंगे, लेकिन वो भी कारण होते हैं। आपको अपने अनुमान लगाते समय जितनी ज्यादा हाइपोथेसिस बनाओगे, जितने एस्पेक्ट्स आप अपने हाइपोथेसिस में कवर करोगे पूर्वानुमान, उतना आपका वो दोष कम होने की संभावना।
ज्यादा से ज्यादा एस्पेक्ट आपको कवर करना है। और कोई जिज्ञासा? आफ्टर कोविड सिचुएशन चेंजेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इसमें कुछ कर सकते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो कोविड सिचुएशन के बाद? यहाँ तो आपने पहले निष्कर्ष दे दिया कि कोविड के कारण चेंज आया है, ये तो आपके पास पहले से परिणाम है ना। यहाँ तो आपको प्रभाव दिख रहा है, आपको कारण नहीं पता, तब आप कर सकते हैं। आपको कारण पता है फिर आपको क्या उसमें शोध का कोई अवसर नहीं। कारण नहीं पता होता तो फिर आप हाँ कोविड के कारण हो सकता है या अन्य कारणों से हो सकता है ना। पहले ठीक है, आपको सही कहना है, तो पता ही है कि पहले जो लोग बिल्कुल ऑनलाइन क्लास किसी घबराते थे, वो सब जूम, गूगल मीट और ये और सब फ्रेंडली हो गए, है ना। शिक्षा शास्त्र वाले तो फिर भी थोड़ा ले ही लेते थे, तो शास्त्र वाले तो बहुत ही, मैं हमारे विश्वविद्यालय कह रहा हूँ, यहाँ का नहीं कह रहा, है ना। मैं अपना अनुभव से कह रहा हूँ, केंद्रीय विश्वविद्यालय का था, यहाँ पे तो सब रहे होंगे। तो मैं अपने विश्वविद्यालय के अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि जिनको पहले कह दो कि सर 10 मिनट ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ना है, नहीं कैसे होगा भैया, कौन दबाएगा, कौन सा बटन दबाना, मोबाइल खराब हो गया तो, हाँ। और अब खुद कहते हैं कि ऑनलाइन मीटिंग कर लें हम घर से ही जुड़ जाएंगे। तो वो तो आया है, कोविड के कारण ही आया है, कोविड में ये सारा अवसर मिला, अभ्यास हो गया, प्रैक्टिस होगी, खैर तो, लेकिन वो कारण पता है, तो इसीलिए फिर उसमें करने की जरूरत। जहां हमें कारण नहीं पता है लेकिन प्रभाव दिख रहा है, वहां हम करें। कोविड कारण क्या है, कोविड का कारण क्या है, ये हम पता लगाएंगे, इसको तो हो सकता है। कोविड कारण नहीं था, कोविड काल में की गई प्रक्रियाएं कारण थी। कोविड कैसे आया, कोविड का कारण दूसरा कोविड क्यों हुआ है, हमारा ये कोविड आ गया है, कारण नहीं पता सकता, बस ये लगा सकते हैं। हम बिल्कुल इस पे उनको करना चाहिए, जो साइंस वाले या जो उन क्या कहेंगे उसको, कौन सा विषय होगा, माइक्रोबायोलॉजी वालों को इस विषय पर काम करना चाहिए। जैसे ये वायरस का उल्लेख कोरोना तो पहले से था, बस ये इसका एक वेरिएंट है कोविड-19, बाकी वो वायरस तो कोरोना का वर्णन तो पहले से आपको 11वीं-12वीं की जीव विज्ञान की पुस्तक में भी मिलता है, बायोलॉजी पुस्तक में भी कोरोना वायरस का वर्णन है, हाँ है, हाँ है। एक्सपोज्ड फैक्टों में हम ये देख रहे हैं कि प्रभाव हमारे सामने है, उससे हम वर्तमान में रूबरू हो रहे हैं, प्रत्यक्षीकरण उसका कर रहे हैं, ठीक है। और फिर ये क्यों ऐसा हो रहा है, इसका कारण हम भूत पे जाके जान रहे हैं, उस कारण से वर्तमान में ये स्थिति है, ठीक है। अभी कारण प्रभाव संबंध हम स्थापित करना चाह रहे हैं, वहां पर कार्य कारण संबंध क्या है, लेकिन कार्य कारण संबंध हम कब स्थापित कर रहे हैं, जब कार्य हो चुका है तब हम कारण ढूंढ रहे हैं। ऐतिहासिक में क्या था, बस वही जानना चाह रहे हैं, जान करके फिर अभी वर्तमान ठीक कर लेंगे, वो एक अलग एस्पेक्ट है, लेकिन उद्देश्य उसमें क्या है, फोकस क्या है, क्या था, वहां हम कार्य कारण संबंध स्थापित करना हमारा फोकस नहीं है हिस्टोरिकल रिसर्च। और कुछ सर, पोस्ट होक फैलेसी हो जाने के बाद वो एरर कैसे रिड्यूस करें? तो मैंने बताया, अभी किसी और ने भी मुझसे पूछा था, हाँ कुछ बताया था मैंने, बताइए आपने जो प्रश्न पूछा था उसका क्या उत्तर दिया था मैंने, वो इनको बताइए। पूर्वानुमान जो उसमें मतलब फिर से वो करने के लिए, हाँ पोस्ट होक फैलेसी मतलब हम निकट संबंध के कारण किसी को उसका कारण मान लेते हैं, तरीका नहीं सोचना है, मतलब अलग अलग तरीके से सोचना है। अगर कारण यही हो सकता है, हम एक अनुमान लगा लेते हैं, वही अनुमान में ही नहीं रहना है, और भी अनुमान हो सकते हैं, और भी जितने ज्यादा से ज्यादा एस्पेक्ट्स को मैंने कहा हम कवर करेंगे, उतना इस दोष के कम होने की संभावना बढ़ेगी, ये मैंने कहा। वयस्कों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रारंभिक बचपन के अनुभवों का प्रभाव ये हो सकता है क्या? फिर से बोलो। वयस्कों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रारंभिक बचपन के अनुभवों का प्रभाव, मानसिक स्वास्थ्य पर बचपन के अनुभवों का प्रभाव, तो आप तो कारण पहले से मतलब मानसिक स्वास्थ्य का क्या मतलब, मानसिक स्वास्थ्य खराब है? नहीं लाइक दैट, जैसे कि होता है ना, बोलते हैं कि बूढ़े जिनका एज हो जाता है, बूढ़े लोगों ने बचपन, वृद्ध लोगों ने, वृद्ध बोलते,
हाँ, उनका क्या? बच्चों जैसे हरकतें करते हैं। नहीं, वो अलग कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वयस्कों के मानसिक स्वास्थ्य पर बचपन के अनुभवों का भी प्रभाव है क्या? बचपन में उनके साथ कोई ऐसी घटना तो नहीं घट गई जिसके कारण आज वो ऐसे हैं, ये कहना चाह रहे हैं ना? उनका वर्तमान स्थिति कैसा है, उनका किस तरह प्रभाव दिखाई देगा? हाँ, तो लेकिन आपके सामने, मैंने फिर कह रहा हूँ, आपके सामने क्या है? केवल मानसिक स्थिति है। अब बचपन के कारण ही है या पहले से, कैसे आप बता रहे? हाँ, जैसे आपने कारण तो आपने फिक्स कर दिया ना, फिर आप कारण तक के रिसर्च कैसे? हाँ, और भी मैंने अभी कहा कि आप ज्यादा से ज्यादा एस्पेक्ट कवर करो। आप ये कह सकते हो कि इसके मानसिक स्वास्थ्य यदि खराब है तो खराब मानसिक स्वास्थ्य के कारणों का अध्ययन, हाँ, वयस्कों के खराब मानसिक स्वास्थ्य के कारणों का अध्ययन। तो ये आप एक्सपोस्ट फैक्टो मेथड से कर सकते हो। पर वो बचपन के अनुभव के कारण है या और किसी कारण से है या और जो भी है, वो सारे आप कहाँ पे लेके आओ, हाइपोथेसिस बनाओ उसकी। वो सारा आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करो, वहां से ढूंढो क्या क्या कारण हो सकते हैं और उन सबको हाइपोथेसिस में कवर करो। टॉपिक में इंक्लूड नहीं करना, अदरवाइज पहले से आपने वहां कारण बता दिया तो फिर रिसर्च की गुंजाइश ही नहीं बची। जैसे पोलिस जनाः कुर्वन्ति, पोलिस जनाः यदा घटना तत्र अभवत् अनन्तरं तत्ते गत्वा उनका तो हमेशा एक्सपोज फैक्ट ही होता है पुलिस का इनका तो हमेशा वही होता है, मर्डर हो गया, ढूंढ रहे हैं किसने किया, मर्डर व सुसाइड है ना। या तो ये भी कभी गवेषणा होती थी, गाय घूम गई, अब खुरों से ढूंढ रहे हैं कि कहाँ गई होगी जंगल में पहले के समय, वो भी एक्सपोज फैक्ट ही थी। खैर, तो ये एक सामान्य एक्सपोज फैक्ट क्लियर है ना। अब हम दूसरा एक हमें और विषय जो इस सेशन में लेना है वो है डॉक्यूमेंट एनालिसिस, डॉक्यूमेंट्री स्टडीज या डॉक्यूमेंट एनालिसिस, या उसका एक और नाम है, इस नाम से वो ज्यादा प्रचलित है, कंटेंट एनालिसिस, विषय वस्तु विश्लेषण। इसकी चर्चा हमें करना है। नाम से स्पष्ट है कि डॉक्यूमेंट्स का एनालिसिस करते हैं, इसमें अभिलेखों का विश्लेषण करते हैं, अभिलेखों के अंदर लिखी हुई विषय वस्तु का विश्लेषण करते हैं। इसलिए विषय वस्तु विश्लेषण या डॉक्यूमेंट्स, उसको आप अभिलेख कह लो या हिंदी में कहते हैं दस्तावेज विश्लेषण, दस्तावेजी विश्लेषण, आप इसको कह सकते हो। ठीक है, जहां पर शोधकर्ता जिन व्यक्तियों का अध्ययन कर रहा है, अच्छा ये क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव में भी होता है। हम इसमें जो डेटा है हमारा, हम उसका क्वांटिफिकेशन भी करते हैं, वो आगे स्टेप्स में मैं बताऊंगा कैसे क्वांटिफाई, इसको अभी सोच के चलो, दोनों दृष्टि से बातें मैं कर रहा हूं। तो जो कंटेंट एनालिसिस है, इसमें क्या होता है कि शोधकर्ता अध्ययन किए जाने वाले व्यक्तियों के व्यवहारों का सीधे सीधे निरीक्षण नहीं करता है। नॉर्मली तो आप ऑब्जर्वेशन सीधा कर सकते हो, तो ऑब्जर्वेशन टेक्निक आप यूज कर ली, लेकिन यहाँ पर आप सीधा सीधा ऑब्जर्वेशन नहीं करते, न ही उसका साक्षात्कार करते हो। आपको साक्षात्कार भी नहीं करना है, प्रेक्षण भी नहीं करना है, रेटिंग स्केल या प्रश्नावली से भी उनसे कोई डेटा नहीं लेना, ये तीनों आप नहीं करते। बल्कि क्या करते हो कि ऐसे व्यक्तियों ने जो अपने बारे में जो भी कम्युनिकेशन किया है, संचार किया है, लिखा पढ़ा है, उनका एनालिसिस आता है। उसके कोई पत्र हो सकते हैं, उसकी डायरी हो सकती है, उसकी चिट्ठी हो सकती है, उसके स्वयं के बारे में लिखी हुई ऑटोबायोग्राफी हो सकती है, उसका लिखा हुआ कोई ग्रंथ हो सकता है, पुस्तक हो सकती है। उन दस्तावेजों के आधार पर आप अध्ययन कर रहे हो। यहाँ पर अध्ययन का आधार प्रश्नावली नहीं है, साक्षात्कार नहीं है, रेटिंग स्केल नहीं है, ऑब्जर्वेशन नहीं है। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी, अब महात्मा गांधी के
बारे में आप महात्मा गांधी की लिखी हुई चिट्ठियों का, उस समय तो चिट्ठियां खूब लिखते थे, है ना, बहुत सारी चिट्ठियां हैं आर्काइव्स में रखी हुई हैं। आप उनके आधार पर गांधी जी के व्यक्तित्व के किसी गुण को सामने लेकर आना चाह रहे हो तो आप दस्तावेजों का, वहां पर आप कौन सी टेक्निक अपनाएंगे? कंटेंट एनालिसिस। कई बार हम किसी ग्रंथ को लेते हैं, किसी का लिखा हुआ ग्रंथ है, उस ग्रंथ के आधार पर किसी व्यक्ति के बारे में विचार बनाते हैं, तो वो भी हम कंटेंट एनालिसिस का प्रयोग करते हैं। जैसे एक उदाहरण है कि जे गांधी जी की चिट्ठियों की बात कर रहा हूं कि जब गांधी जी ने देश स्वतंत्र हुआ तो तत्कालीन प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी। तो चिट्ठी में लिखा कि देश स्वतंत्र हुआ है और अब इस देश की अर्थनीति, शिक्षा नीति और उद्योग नीति अपनी विचारधारा, इस देश की विचारधारा के अनुकूल होनी चाहिए, अतः उसे बनाया जाना चाहिए। ऐसा गांधी जी का एक पत्र तत्कालीन प्रधानमंत्री को था। उसका जवाब भी है। उसके जवाब में लिखा था कि उद्योग नीति पर हम काम कर रहे हैं, अर्थनीति पर काम कर रहे हैं, शिक्षा नीति पर हम आगे बाद में विचार करेंगे। इसलिए शिक्षा नीति कब आई? आजादी के कितने साल बाद? 68 में आई ना, 68 में आई, 21 साल बाद, क्योंकि वो प्रायोरिटी में नहीं था। ये बात कैसे पता चली? केवल चिट्ठियों का, पत्रों का एनालिसिस। एक छोटी सी बात, एक उदाहरण की बात, नीति की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को चर्चा चलती है, तो ये बात किसी ने चिट्ठी में से पढ़ के निकाल ली कि सब ये भी था कि गांधी जी ने कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी हमारी प्रायोरिटी में नहीं है, इसलिए 21 साल तक मेकाले चले तो आज तक चल रहे हैं। ठीक है, अब उनको निकालना फिर उतना ही 100-200 साल का काम समय लगेगा। अभी से प्रयत्न चालू होंगे तब। ठीक है, हाँ, तो ये डॉक्यूमेंट एनालिसिस का एक एग्जांपल मैंने दिया कि ऐसे आप डॉक्यूमेंट से एनालिसिस करके बहुत सारी बातें जो समाज के सामने नहीं है हम लेकर के आ सकते हैं। तो इसमें क्या करना होता है? दस्तावेजों का विश्लेषण करके शोधकर्ता किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। इसके लिए एक इसकी परिभाषा को इस तरह से देख सकते हैं कि विषय वस्तु विश्लेषण चरों को मापने के लिए संचारों का मतलब जो भी उसने अपनी अभिव्यक्ति की है लिखित माध्यम में, ठीक है ना, जैसे मैंने चिट्ठी एक संचार का माध्यम है, डायरी एक संचार का माध्यम है, बुक्स लिखना एक संचार का माध्यम है, ऑटोबायोग्राफी की बात किया वो भी एक संचार का माध्यम है। तो संचारों का विषय वस्तु विश्लेषण चरों को मापने के लिए संचारों का एक क्रमबद्ध, वस्तुनिष्ठ, परिणामात्मक ढंग से विश्लेषण एवं अध्ययन करने की विधि है। क्रमबद्ध है, वस्तुनिष्ठ है, परिणामात्मक है, परिणामात्मक ढंग से विश्लेषण एवं अध्ययन करने की विधि है कंटेंट एनालिसिस या डॉक्यूमेंट एनालिसिस जिसे हम कहेंगे। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि इसमें हम किसको मेन फोकस पे रख रहे हैं, किसका अध्ययन कर रहे हैं? कम्युनिकेशन, संचार का, संचार की जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है संचार से रिलेटेड उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। और इस संचार को हम एक सिंबॉलिक बिहेवियर मानते हैं। संचार जो है वो भी क्या है, जो कम्युनिकेशन है ये भी उसका एक प्रतीकात्मक व्यवहार होता है। व्यक्ति जो भी कहता है, बोलता है, लिखता है, वो भी उसके व्यवहार को परिलक्षित, उसके विचार को परिलक्षित करता है ना। हमेशा उसके व्यवहार को देखने के लिए ऑब्जर्वेशन एक तरीका है, लेकिन दूसरा तरीका उसका उस द्वारा लिखे गए, कहे गए चीजें भी है, तो उसका भी हम एक वो करते हैं। इसीलिए उसको हम इसको संचार को प्रतीकात्मक व्यवहार माना है, सिंबॉलिक बिहेवियर मानता है। ये जो रिसर्च मेथड है ये इसको सिंबॉलिक बिहेवियर मानती है। दूसरी बात कि ये भी एक साइंटिफिक मेथड है ही, क्योंकि सिस्टमेटिक है। और विज्ञान क्या है? विज्ञान क्या है? विज्ञान की क्या परिभाषा है? और सरल करके बताइए।
साइंटिफिक इंक्वायरी, साइंटिफिक इंक्वायरी वो तो आप उसके टाइप बता दिया। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, विज्ञान क्या है? हम बोले विशिष्टम ज्ञान में, और विशिष्टता कैसे आती है? कहाँ विशिष्टता है? हाँ, क्रमबद्ध ज्ञानम, सिस्टमेटिक। वो क्रमबद्धता ही उसकी विशिष्टता है। उसी क्रम को फॉलो करो, वही रिजल्ट प्राप्त होगा। तो वो जो क्रम है वही उसकी विशेषता है, इसीलिए वो विशिष्ट है। तो क्रमबद्ध ज्ञानम विज्ञानम, है ना? विशिष्टम ज्ञानम विज्ञानम तो है ही, और उस विशिष्ट को भी स्पेसिफिक करोगे तो क्रमबद्ध ज्ञानम। तो ये वैज्ञानिक विधि है। वैज्ञानिक विधि हमने कह दिया इसलिए क्योंकि ये सिस्टमेटिक विधि है, ऑब्जेक्टिविटी इस पे है, ऑब्जेक्टिव मेथड है, और हाँ क्वांटिटेटिव भी हो सकती है जैसा मैंने कहा, और क्वालिटेटिव भी हो सकती है। परिमाणात्मक भी हो सकती है और गुणात्मक भी हो सकती है। क्रमबद्धता का अर्थ यह है कि इस विधि में संचार सामग्री, जो भी लिखित शब्द है, चित्र है, ड्राइंग्स है, कोई कार्टून है, आदि कुछ भी हो सकता है। मैंने भी इतनी सारी चीजें बताई, पहले भी बताई, वो सब कुछ भी हो सकता है। इसके किसी भाग को विश्लेषण में सम्मिलित किया जाए और किस भाग को नहीं, मतलब उसका बहुत सारा सामान किसी व्यक्ति का है, बहुत सारा कम्युनिकेशन है, तो कितना हिस्सा हमें अपने अध्ययन में लेना है तो कितना हिस्सा अध्ययन में नहीं लेना है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? शोधकर्ता की इच्छा पर निर्भर नहीं करता, यह शोधकर्ता की मनोवृत्ति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इसके लिए कुछ नियम है। उन नियमों के आधार पर तय किया जाता है कि कौन सा कितना हिस्सा हमें उसमें लेना चाहिए। ये इसकी एक क्रमबद्धता की जब हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कहीं से भी उठा के कुछ भी ले लिया और फिर उसकी अपने हिसाब से व्याख्या कर दी। जैसे अभी मैंने गांधी जी का और नेहरू जी का एक आपको संवाद बता दिया, तो बीच में से उठा के मैंने ले लिया। पूरा प्रसंग जब तक आपके सामने नहीं आएगा, अभी एक उसमें से एक बात बताने से तो एक दिशा में नेगेटिव बात जा रही हो सकता है। पूरा यदि उस संदर्भ प्रसंग पढ़े तो उसमें कुछ पॉजिटिव चीज निकल के भी सामने आ सकती है। तो ऐसे कहीं से भी कुछ भी नहीं उठाया जाता अनुसंधान में। अनुसंधान में आपको उसको पूरा समग्र रूप में संदर्भ प्रसंग सहित लेना होता है। तो दूसरा मैंने कहा वस्तुनिष्ठता। तो वस्तुनिष्ठता कैसे है? इसमें सामग्री के बारे में विश्लेषणकर्ताओं में भिन्नता के कारण परिणाम, क्या कहा कि सामग्री के बारे में विश्लेषणकर्ताओं में भिन्नता के कारण परिणाम में भिन्नता उत्पन्न नहीं होती। विश्लेषणकर्ता यदि बदल जाए, शोधकर्ता यदि बदल जाएगा, उसी चीज का, उसी सामग्री का अनुसंधान आपने किया, उसी सामग्री का अनुनिष्ठता का गुण है। लेकिन यदि परिणाम अलग अलग आ रहा है तो फिर कौन सा गुण हो गया? वो आत्मनिष्ठता हो गई। तो आत्मनिष्ठता इसमें नहीं होती, इसमें वस्तुनिष्ठता होती है, क्योंकि जो मटेरियल जैसा है उसका उन नियमों के आधार पर वैसा ही विश्लेषण किया जाता है, इसलिए ये वस्तुनिष्ठता है। तीसरी बात मैंने कही कि ये क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। क्वालिटेटिव तो है ही, क्योंकि डेटा सारा आपके पास लिखित फॉर्म में है। क्वांटिटेटिव कैसा होता है कि जो लिखित चीजें हैं उसकी कोडिंग करके हम उसे अंकों में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका हम क्वांटिफिकेशन करते हैं, उसको हम अंक प्रदान करते हैं, उसकी एक प्रक्रिया करते हैं। तो इसीलिए अंक प्रदान करके फिर उसमें मात्रात्मक विधियों का प्रयोग करके एनालिसिस कर सकते हैं, या गुणात्मक स्वरूप में ही डेटा को लेकर के उसका उस प्रकार से गुणात्मक विधियों का प्रयोग करके एनालिसिस कर सकते हैं। इसलिए दोनों प्रकार से डॉक्यूमेंट एनालिसिस हो सकता है, मात्रात्मक भी और गुणात्मक भी। तो ये कुछ 2-3 चीजें इसकी जो विशेषताएं थी, उन विशेषताओं की चर्चा में अभी कर रहा था। स्पष्ट है? क्वांटिटेटिव में कैसा एक हमें उसके 5 सोपान है, सो 5वां वो है, मैं बताऊंगा। ठीक है, क्वांटिफिकेशन। अभी बस इतना समझिए कि क्वांटिफिकेशन भी इसका होता है। जब मैं उसके 5 उसमें आऊंगा तो मैं आपको क्रम में वो आपको ज्यादा स्पष्ट होगा। क्रम से वहां पे आएंगे, तो एकदम से कूद जाएंगे तो फिर कंफ्यूजन होगा। तीसरी चीज
बोले ठीक है, ये तो आपको मोटा मोटा विषय वस्तु विश्लेषण की कुछ विशेषताएं आपके सामने आ गई कि क्या है विषय वस्तु विश्लेषण, क्या उसकी विशेषताएं हैं। अब इसको करना क्यों, कब करना है इसको, या किस स्थिति में इसको करना। तो एक तो ये हो सकता है कि आपको किसी लेखक के कॉन्सेप्ट्स का, उसके चिंतन का पता लगाना हो, किसी व्यक्ति के, लेखक के चिंतन का, थॉट्स का, सब करते हैं सर। हाँ, टीका वीका जो आता है, टीका कोई ग्रंथ के ऊपर टीका, हाँ वो तो कंटेंट एनालिसिस में भी कर सकते हैं। हाँ आपको, लेकिन उसके मैंने वही कहा ना, किसी उसको अब कालिदास के विचारों का पता लगाना है तो कैसे पता लगाते हैं आप? कालिदास ने जो कहा है उसी में से ना ढूंढ ढूंढ के, सारे शोध, हजारों शोध हो गए कालिदास पे, हाँ कहाँ से हो गए? वही चीजों को पढ़ पढ़ के उसी के द्वारा लिखे हुए, भले वो लिखते नहीं वहां पे कंटेंट एनालिसिस, लेकिन करते तो उसी कंटेंट का एनालिसिस ही है, उसी डॉक्यूमेंट्स का एनालिसिस करते हैं, उसके ग्रंथों का लिखा हुआ। तो किसी लेखक के बारे में पता लगाना है तो उसकी रचनाओं के बारे के आधार पर आप उसका पता लगा सकते हैं, उसकी शैली का। किसी घटना से संबंधित कारकों का पता लगाना है तो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक्सपोज फैक्टो तो एक मेथड वो अलग है ही, यहाँ पर अब उसके डॉक्यूमेंट्स ढूंढेंगे और डॉक्यूमेंट्स का केवल एनालिसिस करेंगे, तो वहां पर भी आप ये टेक्निक ले जा सकते हैं। एनालिसिस करते समय उसके साथ इसको भी मिक्स कर सकते हैं, है ना, मिक्स मेथड हो जाएगा, वहां भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। छात्रों के कार्य है, अब आपको छात्रों के कार्यों में त्रुटि पता लगाना। शोध छात्र है, 10 दिन में बहुत सारे काम करेंगे, हाँ? बहुत सारी चीजें लिखेंगे, लिख लिख के जमा करेंगे, तो क्या करेंगे हम? डॉक्यूमेंट एनालिसिस ही करेंगे ना। अब आप 50 लोग हैं, 50 लोगों के 10 दिन के, हाँ, प्रतिदिन के 50 डॉक्यूमेंट हो गए। यदि एक एक भी आप रोज देते हैं, कुछ कुछ लिख के, कुछ फीडबैक हो सकता है, या कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, असाइनमेंट हो सकता है, 50 दिन के 500 हो जाएंगे, हाँ। और 500 का एनालिसिस करके भी इस वर्कशॉप का एक क्या रहा आउटकम निकाल सकते हैं, एक छोटा सा प्रोजेक्ट कर सकते हैं, हाँ? इस विधि का, डॉक्यूमेंट एनालिसिस का प्रयोग करके। इस तरह से भी आप किसी प्रोग्राम का आउटकम निकालने में भी इसकी हेल्प ले सकते हैं। कोई पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक है, टेक्स्ट बुक है, उसकी कठिनाई स्तर को जानने के लिए पाठ्य पुस्तकों का एनालिसिस भी करते हैं, है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिसाब से पुरानी चल रही पाठ्य पुस्तकें फिट है या नहीं, आपको देखना है। तो आप क्या करोगे? टेक्स्ट बुक का कंटेंट एनालिसिस ही करोगे। कंटेंट एनालिसिस करके देखेंगे कि जो अपेक्षाएं नीति कर रही है वो अपेक्षाएं ये टेक्स्ट बुक पूरी कर रही है या नहीं। वो कह रहे हैं कि सरल मानक संस्कृतम, लेकिन आप क्या उठा रहे हैं? शेमुशी, एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी की शेमुशी क्या सरल मानक संस्कृत में है? ठीक है, नहीं है ना। कठिन संस्कृत में थोड़ा सा उसका स्तर अधिक है। तो वो तो कह रही है कि सरल नीति कह रही है सरल मानक संस्कृत के थ्रू संस्कृत को पढ़ाना है, पाठ्य पुस्तकों की रचना सरल मानक संस्कृत में करना है, लेकिन उपलब्ध पाठ्य पुस्तकें उसके हिसाब से नहीं है। तो अब वहां इसके लिए आपको अनुसंधान करना है, तो कौन सी वहां पर विधि उपयोग में आएगी? कंटेंट एनालिसिस। ये तो संस्कृत के संदर्भ में, हर विषय के संदर्भ में आप ऐसा कर सकते हैं। विज्ञान का किसी कोई सा भी विषय हो सकता है, कोई सी भी टेक्स्ट बुक किसी भी लेवल की आप ले सकते हैं। जैसे पाठ्य पुस्तकों पे किए जाने वाले अनुसंधान भी प्रायः इस प्रकार की विधि का प्रयोग करते हैं। उन विभिन्न संकेतों के प्रयोग का विश्लेषण करना जिससे विभिन्न संस्थानों, देशों या विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व होता है। ऐसे बहुत सारे संकेत ढूंढना डॉक्यूमेंट्स में से, जिससे वो देश क्या सोचता है। जैसे अभी कुछ लीक्स सामने आए थे, विकीलीक्स, सुना? विकीलीक्स सुना है? विकीलीक्स करके आया था, या एक और नहीं सुना है? मतलब बहुत सारे देशों के बीच के पत्राचार को उन्होंने हैक करके लीक कर दिया था। गोपनीय पत्राचार जो देशों के बीच में होते हैं, है ना, और दस्तावेजों को, उनके अकाउंट्स डिटेल्स को, ऐसी बहुत सारी चीजें हैक करके वो कुछ रोज
वो लीक करता था, उसको किसी अमेरिका छोड़ के किसी दूसरे देश में शरण भी लेना पड़ी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा उस व्यक्ति का। तो उससे क्या हुआ, वो जो दस्तावेज लीक करता सारा मीडिया उसका एनालिसिस करता और कहता है कि नहीं इस देश की सरकार तो ये कह रही है लेकिन अंदर ही अंदर ये चल रहा है, कहे कुछ रही है चल कुछ रहा है। उसमें भारत के भी बहुत सारे नेताओं के दस्तावेज, सरकारों के, तत्कालीन सरकारों के दस्तावेज लीक हुए, अन्य बहुत सारे देशों के दस्तावेज उसमें लीक। तो वो जो चीजें हैं कि किसी, जैसे मैंने कहा, विभिन्न संकेतों का, उसके अंदर छुपे संकेतों का विश्लेषण करना, जिससे किसी संस्थान का, देश का या विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व होता है, उसमें भी हम कंटेंट एनालिसिस मेथड का यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ऐसे कुछ स्थान है जहां मैंने बताया कहां कर सकते हैं, 3-4 जगह जो मैंने बताई, कहां कंटेंट एनालिसिस कर सकते हैं, कोई भी बताओ। आप रिपीट करते चलो, भोजन के बाद का सत्र है। हाँ? पीछे से बताओ, उस कोने से आवाज कम आती है। हाँ, आप बताइए। हाँ, वो कोना कब बोलता है, ये भी एनालिसिस है ना, एक टाइप का क्लास एनालिसिस। बताइए इधर से कोई भी, इस साइड से, कहां का, किस परिस्थिति में इसका प्रयोग करना है, कोई भी बता सकता है। अवगतम नवामय उत्तम, अवगतम न लिखितम डॉक्यूमेंट्री इति न, डॉक्यूमेंट एनालिसिस, मया उक्तं डॉक्यूमेंट एनालिसिस, विषय वस्तु विश्लेषणं, दस्तावेज विश्लेषणं, डॉक्यूमेंट्री निर्माणं तदेक विषयः वर्तते, डॉक्यूमेंट्री भिन्नः विषयः। मया इदानीं कंटेंट एनालिसिस विषये चर्चा क्रियते, दस्तावेज विश्लेषण विषये चर्चा क्रियते। तो कुत्र कुत्र कस्मिन् स्थिते, कस्यां स्थितौ वयम् एतस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। हाँ, वदतु। हाँ, वो तो एक है कि हम संचारों के द्वारा, उसे कम्युनिकेशंस जो है उन चीजों के द्वारा हम एनालिसिस करते हैं, वो उनके डॉक्यूमेंट्स हम देखते हैं। उस जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, जिस व्यक्ति का अध्ययन कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स, बिल्कुल ठीक। हाँ, तो किसी लेखक के बारे में, हाँ, ज्ञानवापी इश्यू अस्ति, तत्र आर्कियालजि डिपार्ट्मेंट सर्वे आफ् इंडिया ते सर्वे कृत्वा एकं डाक्युमेंट ते प्रिपेर् कृत्वा स्थापयति, तस्य विश्लेषणमपि शक्यते, तदपि अनुसन्धानं भवति, शक्यते। चारित्र्यसमस्याः भवतु, सामाजिकसमस्याः तत्रापि वयं कर्तुं शक्नुमः। शोभम् इतोपि आर्टिकल 37 कौन सा फिल्म बनाया? एक उससे ज्यादा आपको डॉक्यूमेंट समझना है तो ये कश्मीर फाइल से पहले एक फिल्म आई थी, सेम डायरेक्टर की, ताशकंद फाइल। इसमें तो थोड़ा सा वो भी था, वो एग्जैक्ट पूरा क्या उस समय के दस्तावेज और वो सारी चीजें कह रही हैं, पूरा उसमें वही था। संविधान शक्यते, हमें उक्तं न व्यक्तेः विषये कर्तुं शक्यते, कस्यचित् देशस्य विचारधारा विषये कर्तुं शक्यते, संस्थानस्य विचारधारा विषये, व्यक्तेः विषये, केषामपि विषये, किन्तु तत्र सामग्रीरूपेण डाक्युमेण्ट् भवति, तत्सम्बद्ध डाक्युमेण्ट् भवति, तत्सम्बद्ध डाक्युमेण्ट् स्वीकृत्य एव अनुसन्धानं करोति।
अस्तु। वो एक डिस्क्लोज एनालिसिस अलग होता है भाषणों का, हाँ है ना, उसके लिए वो वाली विधि ज्यादा सुटेबल रहेगी, डिस्क्लोज एनालिसिस के उसमें ये भी हो सकता है। डॉक्युमेंट इत्युक्ते फॉर एग्जांपल 2 years B.Ed कोर्स प्रोग्राम अस्ति खलु वर्मा कमिशन अनुसृत्य तत्र डॉक्युमेंट अस्ति वर्मा कमिशन रिपोर्ट डॉक्युमेंट रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू मध्ये डॉक्युमेंट कथं परिशीलनीयम् इति विषये किमपि एक्स्प्लेन् क्रियते चेत् छात्राणां कृते उपयोगः भवति मम अभिप्रायः। अवश्यं तत्र आगच्छामि कथं तस्य विश्लेषणं करणीयम्। विवक्षीय शिक्षाशास्त्र पाठ्यक्रमः अस्ति तद् वर्मा कमिशन द्वारा डॉक्युमेंट अस्ति तद् डॉक्युमेंट स्वीकृत्य तत्र कथं द्रष्टव्यं किं द्रष्टव्यं कथं रिफ्लेक्ट् भवति रिसर्च् विषये तद् कृपया एकवारम् अवश्यम् अवश्यम्। स्मेल् आगच्छति अस्तु कथं तस्यापि विश्लेषणं करणीयम् इति वयं चिन्तयामः चेत् तत्र बहवः विधयः बहवः पद्धतयः सन्ति, किन्तु तत्र प्रमुखतया त्रयः पक्षाः ये विश्लेषणे साहाय्यं कुर्वन्ति, त्रयाणां पक्षाणां चर्चां वयं कुर्मः। उन 3 पक्षों की, उन 3 पहलुओं की बात हम ज्यादा पहले करेंगे, जो 3 पहलू किसी भी डॉक्यूमेंट का विश्लेषण करते समय ध्यान में रखना है या जिसके आधार पर हमें विश्लेषण करना है। सबसे पहला जो उसमें पहलू होगा वो होगा कि जो आपका पॉपुलेशन है, मैंने कहा ना दोनों तरह से आप कर सकते हो। जो आपकी पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन या चाहे डॉक्यूमेंट्स की हो चाहे व्यक्ति की, उसको परिभाषित करना और उसको कैटेगराइज करना, वर्गीकृत करना। तो समष्टि का को परिभाषित करना और उसका वर्गीकरण करना, ये सबसे पहले आपको करना है। अब डॉक्यूमेंट्स भी अगर आप ले रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स को आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि किस किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को आप ले रहे हैं। इसको आप थोड़ा सा समझते हैं, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट एस्पेक्ट पे चलेंगे। तो सबसे पहला कदम ये, जैसे मैंने कहा कि समष्टि को ठीक ढंग से या जनसंख्या को ठीक ढंग से परिभाषित करना है और उसका कैटेगराइजेशन करना है। तो जिस भी डॉक्यूमेंट का विषय वस्तु का हमें विश्लेषण करना है उसे स्पष्ट शब्दों में बताना एक चीज, दूसरा फिर उसके छोटे छोटे भागों में विभक्त करना है, छोटे छोटे भागों में उसको विभक्त करना है। और ये जो विभक्त कर रहे हैं अर्थात हमने उसको अलग अलग कैटेगरीज बनाई है, विभक्त करके उसको अलग अलग कैटेगरी में हमने तैयार किया, कैटेगराइजेशन हमने किया है। क्योंकि अध्ययन करते समय हम प्रत्येक कैटेगरी का डीपली अध्ययन, गंभीरता से अध्ययन उसका करेंगे, इसलिए एक वो चीज होती है कैटेगराइजेशन उसका होता है। इस ढंग से विभक्तिकरण को इसलिए ज्यादा हम महत्व देते हैं, महत्वपूर्ण मानते हैं कि इससे जो हम जो कैटेगराइज कर लेंगे उसको, तो जो भी हम हाइपोथेसिस बनाएंगे उस हाइपोथेसिस के आधार पर या उस हाइपोथेसिस को बनाने में भी हेल्प मिलेगी और उसका मूल्यांकन करने में भी, उसका परीक्षण करने में भी हेल्प मिलेगी। हमें छोटे छोटे अलग अलग हिस्सों में यदि कैटेगरीज में हमारे पास चीजें रहेंगी तो, इसलिए सबसे पहले उसको वेल डिफाइन करते हुए पूरी समष्टि को छोटे छोटे अंशों में बांटना, ये सबसे पहला काम हमें करना होता है। ठीक है। दूसरा जो एस्पेक्ट है वो है यूनिट ऑफ एनालिसिस। यूनिट ऑफ एनालिसिस, अब विषय वस्तु विश्लेषण में के महत्वपूर्ण, अब यह यूनिट मतलब वो पार्ट की इकाई नहीं, पार्ट और यूनिट वो वाली इकाई से तात्पर्य नहीं है। यहाँ पर इसका तात्पर्य है कि जो सामग्री है विषय, उसका संरचनात्मक पक्ष को हम यूनिट्स में बांटते हैं, उसका स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है, उस स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को हम अलग अलग यूनिट में बांटते हैं और उसका तात्पर्य सामग्री का एक विशिष्ट संरचनात्मक अंश होता है।
तो उस विषय वस्तु का कोई एक विशिष्ट संरचनात्मक अंश को हम एक यूनिट कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए शब्द अपने आप में एक यूनिट हो सकती है, पूरे डॉक्यूमेंट्स में कितने शब्द हैं, आपने शब्दों को देखा, ठीक है। कोई विषय, थीम, किन किन थीम पे उस पर बात है, तो थीम उसमें अपने आप में कोई एक यूनिट हो सकती है। आइटम वहां पर वो क्वेश्चंस वाले आइटम नहीं है ना, आइटम एक यूनिट हो सकती है। कैरेक्टर्स, कौन कौन से कैरेक्टर्स इसमें है, कैरेक्टर एक यूनिट हो सकती है। जैसे कई बार हम कहानियों का उसका विश्लेषण करते समय पात्रों की चर्चा करते हैं, तो कैरेक्टर वहां पर एक यूनिट हो जाता है। स्पेस एंड टाइम, जब साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स होता है तो स्पेस एंड टाइम भी एक यूनिट वहां पर हो सकता है। ऐसे हम विषय, मतलब जैसा मैंने कहा कि विश्लेषण की इकाई यूनिट ऑफ एनालिसिस हमें डिसाइड करना होता है। अब हम इसमें से एक एक को देखते हैं। जैसे शब्द हमने लिया, शब्द को हमने एक यूनिट माना, तो शब्द विश्लेषण की सबसे छोटी इकाई है। वैसे तो अक्षर भी है और छोटे में जाएंगे तो, लेकिन एक सार्थक शब्द हम ले लेते हैं विश्लेषण करते समय, उसकी एक छोटी सी इकाई है। अब जैसे कोई छात्रों के विषय में कहा कि आप कुछ लिखेंगे, 5-10 दिन तक आपने रोज एक एक पेज लिखा तो 500 पेज तैयार हो जाएंगे, 50 छात्र यदि लिखते हैं। अब आपको इन 500 पेज के आधार पर अंडरस्टैंडिंग, समझ की शक्ति का पता लगाना है छात्रों को। और आपके पास आधार सामग्री क्या है, ये आपके 500 पेजेस है जो आपने पढ़ी है, वर्कशॉप में आपने 10 दिन में जो सीखा, ठीक है। अब किसने कितना सीखा, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग का पता लगाना है, तो क्या करेंगे, तो उसमें भी हम शब्द को एक इकाई ले सकते हैं कि रोज के उसमें वही शब्द रिपीट हो रहे हैं क्या, शब्द चेंज हो रहे हैं, शब्द बढ़ रहे हैं, या वही के वही शब्दावली। कई बार होता है ना कि आप कुछ भी विषय पाठ्यक्रम लागू कर दो, अध्यापक कक्षा में जाके वही पढ़ाता है जिसको आता है। आप कितनी भी नीति ले आओ, कितना भी सिलेबस चेंज कर लो, सारी चीजें जाके धराशायी कहाँ हो जाती है, अध्यापक के ऊपर। सब पे ध्यान दिया जाता है, अध्यापक पर नहीं दिया जा रहा है, तो सब धराशायी वहां पर हो जाएगा। तो वही की वही चीज तो रोज रिपीट नहीं हो रही, भले आप कोई सी भी विधि पढ़ा लो, 10 दिन में क्या चीज हुआ, तो वो शब्दों को हम उसमें पकड़ेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, विश्लेषण के लिए शब्दों को 3 भागों में आपने बांट लिया। मान लीजिए छोटे बच्चों के आपको करना है एनालिसिस, तो सरल शब्द, मीडियम शब्द और कठिन शब्द, या आप अपनी कोई सूची बना लो सरल, कठिन और मीडियम शब्दों की, और छात्रों को देकर के उनकी समझ शक्ति का अध्ययन कर सकते हैं। या उपलब्ध डॉक्यूमेंट्स में से उनके शब्दों के प्रयोग के आधार पर आप एनालिसिस कर सकते हैं कि किस शब्द का कितनी बार प्रयोग हुआ, कितने नए शब्द हैं, कितना क्रमबद्धता, एक विकास क्रम उसमें है। या दूसरी चीज, इस शब्द एक हुआ, दूसरा मैंने कहा था थीम। थीम भी एक यूनिट ऑफ एनालिसिस है। थीम कैसे एनालिसिस की यूनिट हो सकती है, तो जैसे वो शब्द था, यहाँ पर थीम एक वाक्य के रूप में होगी, एक विषय के रूप में होगी, एक प्रस्ताव के रूप में होगी। थीम में पूरे के पूरे सेंटेंस की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और ये चर्चा प्रायः सामान्य विषयों का एक वाक्य के द्वारा हम एक समुच्चय में, सेट में बदल देते हैं। अधिकतर शोधकर्ता ये मानते हैं कि विषय या थीम का विश्लेषण एक कठिन और जटिल इकाई है, इसलिए जहां तक संभव है इसका प्रयोग न करें तो अच्छा है। एक वाक्य का एनालिसिस करने में तो बहुत ज्यादा श्रम भी है और कठिनाई भी है, क्योंकि कई बार वाक्य एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते। आप पढ़िए, कोई भी अच्छी राइटर्स की बुक्स भी पढ़ते हैं, कई बार किसी सामान्य राइटर की आप बुक उठा लीजिए, पहले पैराग्राफ में कई हुई बात का दूसरे पैराग्राफ में कई हुई बात से कनेक्शन नहीं होता। और ज्यादा विद्वान होगा तो पहले वाक्य के दूसरे वाक्य से कनेक्शन नहीं होगा, है ना। उससे ज्यादा होगा तो फिर एक ही वाक्य में आपस में कनेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो वो ऐसे कई किताबें आपको मिलती हैं, और खास करके जो अनुवाद करके जब तैयार कर देते हैं, तो अनुवाद के आधार पर तैयार पुस्तकों में इस प्रकार की विसंगतियां हमें नजर में आती हैं। तो इसलिए इसको थोड़ा सा कठिन मानते हैं,
वाक्यों का परस्पर संबंध न हो। केवल संबंध की बात हम नहीं कर रहे, एक एक वाक्य के विश्लेषण की बात कर रहे हैं। तो इसलिए एक एक वाक्य का विश्लेषण कठिन हो जाता है ऐसी स्थिति में जहां इस प्रकार के संबंध की समस्या हो। जैसे कोई किसी का व्यक्ति का मापना चाहता है, किसी के डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं और आप उसका एक चर मापना चाह रहे हो, हाथ तो प्रकटीकरण कि वो अपना कितना सेल्फ डिस्क्लोजर वो करता है, तो फिर आप किस तरह के उसमें ढूंढोगे वाक्य या शब्द जो किससे शुरू हो रहे हो? मैं, मेरा, हमारा, अपना, मुझे, मेरे लिए, इस तरह के जितने वाक्य आएंगे, मतलब उसने क्या किया है, ज्यादा फोकस, हाँ, मतलब जितना इसका कम प्रयोग है उतना उसका सेल्फ डिस्क्लोजर कम है, और जितना ज्यादा है उतना उसका फोकस। तो व्यक्ति की शब्दावली से भी पता चल जाता है कि कहां पर किस चीज का प्रकटीकरण वो करना चाह रहा है। तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स देखते समय, एनालिसिस करते समय ध्यान में, महत्वपूर्ण रूप से ध्यान में रखने वाला विषय होता है। थीम, ये दूसरा एक विषय था। तीसरा था आइटम। आइटम कहा मैंने, एकांश। अब आइटम एक तो वो आप शोध में जिसको हम उपकरण के अंदर लिखते हैं, कथन या प्रश्न, या वो एक आइटम होता है। यहाँ पर हम आइटम से जो अर्थ ले रहे हैं, यहाँ पर किसी स्टिमुलस के प्रति, किसी उद्दीपन के प्रति की गई अनुक्रिया या प्रतिक्रिया या उस टोटल प्रोडक्शन एक आइटम होगा। डॉक्यूमेंट की आप बात करें तो डॉक्यूमेंट में किसी स्टिमुलस के लिए की गई प्रतिक्रिया को आप आइटम के रूप में देखेंगे कि हाँ, ये घटनाओं की प्रतिक्रिया उन्होंने यहाँ पर इन चीजों में, इन अपने शब्दों में की है। क्योंकि होता है ना, व्यक्ति जब लिखता है तो उसके काल में, जिस समय वो है, उस समय की प्रमुख घटनाओं का प्रभाव भी उसके लेखन में नजर आता है। सामाजिक घटनाएं हो सकती है, राष्ट्रीय घटनाएं हो सकती है, या उसके पारिवारिक घटनाएं भी हो सकती है, जिसका प्रभाव उसके लेखन में आएगा। जैसे कहा कि उसके बचपन की घटना भी हो सकती है, ठीक, इसका प्रभाव उसके लेखन में आ सकता है। तो वो क्या है, तो जहां जहां उसने रिस्पॉन्स किया है किसी घटना के प्रति, उसको हम आइटम के रूप में छांटते हैं और फिर उसका एनालिसिस करते हैं, ठीक। तो ये एक इसमें एकांश कहा जाता है। या एक ये चीज, या फिर आप ही ने कोई स्टिमुलस दिया और फिर उससे कुछ आपने राइटअप लिया, कहते ना चित्र देखो कहानी लिखो। आप अपने शोध में कुछ ऐसा कर रहे हो कि आपने उसको कुछ चित्र दे दिया और उससे कुछ लिखवाया, प्रोजेक्टिव टेक्निक में जैसा हम करते हैं, तो वो भी क्या होगा, आइटम होगा, एकांश होगा। वो जो लिखा हुआ सामग्री है वो एकांश होगा। तो इस प्रकार की एक यूनिट ऑफ एनालिसिस ये भी होती है, आइटम। फिर जैसा मैंने कहा, स्पेस एंड टाइम मेजर, ये ज्यादातर साइंस, जो नेचुरल साइंसेस हैं उसमें इसका ज्यादा प्रयोग है। हमारे जो सोशल साइंसेस हैं इसमें इसका प्रयोग इतना नहीं होता, दिक्काल मापदंड की यदि हम बात करें तो। लेकिन मनोविज्ञान और शिक्षा में तो इसका प्रयोग न के बराबर होता है। लेकिन ये वह इकाई होती है जो वस्तु का फिजिकल मेजरमेंट करती है ना। दिक्काल मापदंड से तात्पर्य है स्पेस एंड टाइम की बात, कि ये फिजिकल मेजरमेंट की बात करती है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी की बात कर सकती है, उसको इंच में, फीट में, मीटर में, किसी में भी अभिव्यक्त करते हैं। समय की बात करती है, उसको घंटे में, मिनट में अभिव्यक्त करते हैं, तो वो एक पक्ष हो जाता है। फिर एक ये हमारा दूसरा वो था, मैंने कहा था ना 3 प्रमुख चीजें हैं विधि के अंदर। पहली क्या बताई थी मैंने, परिभाषित करना और उसका वर्गीकरण करना। दूसरी बताई है यूनिट ऑफ एनालिसिस, जिसके अंदर हमने इन अभी 4 चीजों को देखा है। इसी में 5वीं चीज और है, कैरेक्टर, है ना, इसको हम देखते हैं। 5वीं चीज है कैरेक्टर, स्वलक्षण की हम बात कर रहे हैं।
स्वलक्षण या कैरेक्टर से तात्पर्य जैसा मैंने कहा कि कहानियों में होता है, जब कोई कहानी के रूप में डॉक्यूमेंट आपके पास है तो उसमें पात्र होते हैं, अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, उन कैरेक्टर का एनालिसिस होता है। विद्यालयों में या तो आरंभिक स्तर पर साहित्य में इसी तरह का किया जाता है कि इसका स्त्री पात्रों का वर्णन करो, या कई लोग अपना शोध में भी इस तरह का विषय ले लेते हैं, है? कि वहां पर स्त्री की दशा कैसी थी, तो वहां स्त्री पात्रों को ही चुन करके पूरा अनुसंधान कर लेते हैं, या किसी वर्ग विशेष के पात्रों का चयन करते हैं कि इस वर्ग के पात्रों को किस तरह से संस्कृत नाटकों में दिखाया गया है, तो उसका लेकर के अध्ययन करते हैं। तो वहां पर यूनिट क्या हो जाती है आपकी, एनालिसिस की कैरेक्टर हो जाता है। तो वो एक यूनिट वो भी है, यूनिट ऑफ एनालिसिस में कैरेक्टर। ठीक है, अब जो ये सेकेंड वाले के 5 हुए। अब जो तीसरी बात थी, वो तीसरी महत्वपूर्ण बात है परिमाणन, क्वांटिफिकेशन। इसकी मैं बात कर रहा था कि क्वांटिफिकेशन कैसे करना, ये तीसरा और प्रमुख पहलू है, क्वांटिफिकेशन करना। कि जो विषय वस्तु विश्लेषण के लिए वस्तुओं को या विषय वस्तु को अंक दिए जाने की प्रक्रिया को हम क्वांटिफिकेशन कहते हैं। जैसे कोई लेख है, उस लेख के विश्लेषण के बाद आपने इसको ऐसे बांट लिया कि इसमें तो 5 पेज 8 पैराग्राफ है। पेजेस कितने हैं, पेजेस की संख्या, पैराग्राफ्स की संख्या, तो आपने एक अंक में निकाल लिया। या फिर आपने उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटा और उसको किसी एक क्राइटेरिया के आधार पर जांच करके नंबर दे दिया कि 10 में से 8, किसी को 10 में से 6, जैसे आप अंक देते हैं, रेटिंग स्केल में करते हैं, रेट कर दिया आपने उसको किसी आधार पर। तो आप रेट करके भी उस दस्तावेज को क्वांटिफाई कर सकते हैं। या शब्दों की संख्या निकाल लेना, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि कौन से शब्द का कितनी बार प्रयोग कर रहा है, ठीक है ना, ये मैं, मेरा, मुझे, इसका प्रयोग अधिक है क्या, अधिक है तो उसके अंदर कौन सा गुण है, या किस तरह के शब्दों का प्रयोग वो अधिक करता है और किस तरह के शब्दों का प्रयोग कम करता है, उससे भी उसकी विश्लेषण करने में आसानी होती है और उसकी संख्या निकाल सकते हैं। उसको भी हम संख्या के रूप में, तो शब्दों को संख्या दे सकते हैं, पैराग्राफ को संख्या दे सकते हैं, पृष्ठों को संख्या दे सकते हैं, विषयों को संख्या दे सकते हैं, सरल, कठिन, मध्यम के आधार पर भी अंक दे सकते हैं, विषय को भी किसी एक मापदंड के आधार पर रेट कर सकते हैं और रेट करके भी उसको हम अंक दे सकते हैं। ये जो हम अंक प्रदान करते हैं ये 2-3 स्तरों पर करते हैं। नॉमिनल स्तर पर करते हैं, ऑर्डिनल स्तर पर करते हैं और रेटिंग स्तर पर करते हैं। 4 प्रकार की मापनी है ना, कौन कौन सी, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम किस आधार पर दे रहे हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड रेटिंग, रेशियो नहीं, रेटिंग, रेट कर रहे हैं हम। तो मैंने कहा ना रेट भी कर सकते हैं, जो मैंने बीच में कहा था। नॉमिनल मतलब आप क्या करेंगे, सीधा सीधा जैसे आप नाम दे रहे थे, जैसे आपने बांट लिया, जैसे आप पैराग्राफ है, छोटे पैराग्राफ, बड़े पैराग्राफ, 50 पैराग्राफ छोटे हैं, 30 पैराग्राफ बड़े हैं, तो आपने क्या करा, ये सिंपल सा नॉमिनल आपने क्वांटिफिकेशन किया, 50 और 30 में आपने बांट लिया, किसी दस्तावेज को बांटना है, पैराग्राफ के आकार के आधार पर आपने बांट लिया। या दूसरा क्या हो गया, नॉमिनल का एग्जांपल हो गया। दूसरा क्या हो गया, ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में क्या करते हैं, क्रम, एक ऑर्डर में उसको लगाते हैं, क्रम बदलता। तो यहां पर हम डॉक्यूमेंट के साथ क्या करेंगे, यहां पर हम डॉक्यूमेंट को एक रैंक में अरेंज करेंगे। हमने जो उसके छोटे छोटे टुकड़े किए हैं, विषय के आधार पे किए, उस विषय को एक क्रमबद्धता से अरेंज कर सकते हैं। जैसे यदि आपने, जैसे मैंने भी कहा था कि आपने चित्र दिखाया और उसकी प्रतिक्रिया ली, उससे कुछ लिखवाया चित्र दिखा के, अब चित्र के आधार पर उसने जो प्रतिक्रिया दी, तो कौन से चित्र पर प्रतिक्रिया किस क्रम से दी, तो उसमें टाइम के हिसाब से किस पर प्रतिक्रिया देने में कितना समय लगाया, तो आपने उसको एक क्रमबद्ध अरेंज कर लिया। वहां आप ऑर्डिनल क्वांटिफिकेशन कर सकते हैं प्रतिक्रिया के समय के आधार पर, ठीक है, ये ऑर्डिनल क्वांटिफिकेशन है। तीसरा
रेटिंग। तो रेट करना है, तो रेट करने के लिए जैसा मैंने पहले ही कहा कि कुछ मानदंड हम निर्धारित कर लेते हैं और उन मानदंडों के आधार पर हम रेटिंग कर सकते हैं। वो मानदंड कुछ भी हो सकते हैं, मौलिकता हो सकती है, धारा प्रवाहिता हो सकती है, उसके अंदर कितने ज्यादा विमाओं को, आयामों को, डायमेंशंस को कवर किया गया है, उसके आधार पर हम रेट कर सकते हैं। तो रेट के लिए हमने कुछ मानदंड डिसाइड किए और उन मानदंडों को डिसाइड करके, निर्धारित करके फिर हमने उसे रेट किया। तो ये रेट करना, जैसे मैंने कहा 1 to 5 पे आप रेट कर रहे हो या 1 to 3 पे कर रहे हो या 7 पॉइंट पे, 9 पॉइंट पे, जिस पे भी आप रेट कर रहे हो, आपने किसी भी स्केल पर उसको रेट करके वहां पर एक अंक उसको दे दिया। तो आप नॉमिनल क्वांटिफिकेशन, ऑर्डिनल क्वांटिफिकेशन एंड रेटिंग क्वांटिफिकेशन, 3 तरीके से अंकों में डॉक्यूमेंट्स के डेटा को बदल सकते हैं। और जब अंकों में आपके पास डेटा आ जाएगा तो फिर जैसे आगे बाकी अंकीय विधियां या विश्लेषण आप लगाते हैं, सांख्यिकी लगाते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके आधार पर आप आगे के विश्लेषण की प्रक्रिया करके पहुंच सकते हैं अपने परिणाम तक। ये एक विषय वस्तु विश्लेषण के मोटी मोटी चर्चा मुझे करना थी जो मैंने की। इसमें कुछ समस्या, कोई जिज्ञासा, तो उसकी बात करते हैं, नहीं तो फिर एक बार इसको समराइज करके हम आगे बढ़ेंगे। कोई जिज्ञासा है अभी तक जितनी बात की? एक बार देख लीजिए जिन्होंने नोट किया है, जिन्होंने नहीं किया उनसे तो कुछ नहीं कहूंगा। जिन्होंने किया है वो देख सकते हैं। जब देखेंगे तब समस्या या जिज्ञासा हो सकती है। चलिए, मुझे लग रहा है कि सब साफ है। हाँ, बिल्कुल सर। अच्छा, आपको छूट गया, वो पड़ोसी से नहीं, मतलब यूनिट ऑफ एनालिसिस में 5 आया था। हाँ, 4 आया, थीम, आइटम, कैरेक्टर एंड क्वांटिफिकेशन तो अलग चीज हो गई ना। शब्द, वर्ड नहीं लिया आपने? सबसे पहला शब्द, ठीक। हाँ, कोई वो जिज्ञासा? तो क्या क्या चीजें हमने इसमें देखी, इसको एक बार हम समराइज करते हैं, है ना? हाँ, सबसे पहले विषय वस्तु विश्लेषण में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं? डॉक्यूमेंट्स का, विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं। दोनों प्रकार का हो सकता है, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव। करने के लिए हम उसका क्वांटिफिकेशन करेंगे, डेटा को अंकों में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसमें अंकीय विधियां लगाएंगे। ठीक है। इसके अलावा किस परिस्थिति में हम करते, कब इसका प्रयोग करना चाहिए? हमने देखा था ना कि कब कब इसका प्रयोग करना चाहिए, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस विधि का प्रयोग करना चाहिए। किसी व्यक्ति के चिंतन या जीवन शैली को जानने के लिए। क्या? ठीक है, उसके ठीक है, उसकी ऑटोबायोग्राफी या कोई भी उससे रिलेटेड दस्तावेज है तो उस दस्तावेज के आधार पर हम उस व्यक्ति का अध्ययन करते हैं। और इसके अलावा भी कुछ बताया था मैंने, सिस्टमैटिक करते हैं, विज्ञान। हाँ, इसकी विशेषता है ना, क्या है ये? सिस्टमैटिक है। तो सिस्टमैटिक किस अर्थ में है? हाँ, कैसे? मैंने बताया था कुछ एक चीज नहीं, वो तो आप आगे सिस्टमैटिक किस अर्थ में? हाँ, क्रमबद्ध किस अर्थ में? कि एक से वैज्ञानिक, इसलिए एक से ज्यादा शोधार्थी भी यदि उन्हीं अभिलेखों का करेंगे वो वस्तुनिष्ठता, तो उसमें वस्तुनिष्ठता का गुण आएगा और क्रमबद्धता की वही उसी क्रम से चलेंगे तो वही परिणाम रिपीट होगा, इसलिए वो वैज्ञानिकता है। तो क्रमबद्धता वैज्ञानिकता के अर्थ में, और वस्तुनिष्ठता अधिक लोग भी करेंगे तो समान अर्थ उसमें। और क्या बताया था? हाँ, अब आप कुछ कह रहे थे। 3 हमने इसके, हाँ, पॉपुलेशन व कैटेगरी वाइज करना। हाँ, ठीक है, वही बात जिन्होंने कही थी कि समष्टि को परिभाषित करना और
वर्गीकृत करना, है ना। ये पहला इसका वो था। दूसरा यूनिट ऑफ एनालिसिस। यूनिट ऑफ एनालिसिस में कितनी चीजें देखी? 5। पहली शब्द। शब्द का किस तरह से बताया? शब्दों को संख्या की दृष्टि से भी देख सकते हो, रिपीटेशन की दृष्टि से भी देख सकते हो, और तो क्या बताया? सरल, कठिन, मध्यम, है ना, इस तरह के शब्द हैं, उस दृष्टि से भी देख सकते हैं। कई तरीके से हम शब्दों का एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरा थीम। थीम में क्या करते हैं? हाँ, वाक्य। धीरे धीरे बोल रहे हैं, थोड़ा आत्मविश्वास की कमी से बोल रहे हैं। हाँ, तो कितने वाक्य उसमें आए? प्रत्येक वाक्य के अंदर कोई ना कोई विषय या प्रस्ताव होता है, इसलिए उसका प्रत्येक वाक्य का पृथक पृथक एनालिसिस करना। लेकिन ये प्रक्रिया थोड़ी कठिन होती है, ये भी बात हमने की थी, इसलिए लोग इसको अवॉइड कर देते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था। क्या उदाहरण दिया था? कि सेल्फ डिस्क्लोजर के लिए यदि हमें देखना है तो हम किस तरह के वाक्य देखेंगे? अच्छा, उसके अंदर वैल्यूज कितनी है, इस तरह का हमें अध्ययन करना है, इस तरह का अध्ययन करना है किसी व्यक्ति में, तो किस तरह की चीजें ढूंढेंगे? जिन वैल्यूज को हम चिन्हित करेंगे उनसे रिलेटेड वाक्य या घटनाएं या संदर्भ देखेंगे कि बार बार वो किन वैल्यूज पर जोर दे रहे हैं अपनी बातों में। उससे उसके अंदर की वैल्यूज व्यक्ति की पता चल जाएगी उसके ग्रंथों का अध्ययन करते हुए। ठीक है, उसके बाद क्या था? तीसरा आइटम में क्या था? हाँ, उद्दीपन देख करके उस पर जो रिस्पांस हम ले रहे हैं, वहां पर उस रिस्पांस को हम आइटम के रूप में ले रहे हैं। जैसे कि चित्र दिखाकर कुछ लिखवाना, वाक्य बुलवाना, शब्द बुलवाना, कथा बुलवाना, कुछ भी लिखवाना, है ना, वो एक आइटम के रूप में हमने लिया, वो भी एक यूनिट ऑफ एनालिसिस। चौथी कैरेक्टर एक ले लीजिए। कैरेक्टर में क्या था? पात्र जो आते हैं, पात्रों के आधार पर पात्रों का भी हम एनालिसिस करते हैं। पांचवा कोई संरक्षण कैरेक्टर एक ही था। दिक्काल मापदंड था, स्पेस एंड टाइम। तो मैंने कहा था कि इसका साइंस, नेचुरल साइंसेस में ज्यादा प्रयोग होता है। ये क्या बताता है? कि उनकी दूरी की बात करता है, समय कितना लगा, समय की बात करता है, वो सारी चीजें। फिर ये तो सेकंड था हमारा, किसके अंदर? यूनिट ऑफ एनालिसिस का। तीसरा क्या था? क्वांटिफिकेशन। क्वांटिफिकेशन में क्या है कि कितने टाइप से क्वांटिफिकेशन करते हैं? 3 टाइप से। कौन कौन से? नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड रेटिंग। 3 टाइप से हम क्वांटिफिकेशन करते हैं। मुझे लगता है कि ये लंबे लंबे विषय हैं, लेकिन संक्षेप में जितनी चर्चा कर सकता था मैंने की, और बस यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। 2 दिनों में आपने 1.5 घंटे के 4 सत्रों में कुल 6 घंटे मुझे सुना, और मुझे सुनने का साहस किया, उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। मह्यम अत्र आगन्तुम अवसरं प्रदत्तवत्यः अत्रत्य सर्वेषां ज्येष्ठानां ज्येष्ठेभ्यः प्राध्यापकेभ्यः अहं धन्यवादान् वितीर्य स्वकीयां वाणीम् अत्रैव विरमामि। धन्यवादः। जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। आदौ सभायां विलम्बेन आगच्छामि, तदर्थं किमपि न कथयामि, भवन्तः जानन्ति। आदौ निदेशक महोदयानां, कोऑर्डिनेटर महोदयानाम् अनुमतिं स्वीकृत्य किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। भवन्तः श्रुतवन्तः, दृष्टवन्तः आचार्य नीलाभ तिवारी महोदयानां व्याख्यानं श्रुतवन्तः। ते तु पूर्वं विद्यापीठे 13 वर्षेभ्यः प्राग आगता। 13 ईयर्स, 13 वर्ष पहले आए थे, 2011 में। 14 वर्ष नहीं हुआ, उसके पहले आ गए राम का वनवास, तिरुपति जो वनवास। इदानीम् अग्रे वारं आगमिष्यन्ति। अधुना पट्टाभिषिक्ताः।
तर्हि कथनस्य तस्मिन् समये यदा त्यागताः तस्मिन् समये यत् तेषां व्यक्तित्वं कौशलं यङ्गत्वं युवत्वम् आसीत् तदा इदानीमपि तथैव वर्तन्ते ते। तस्मिन् समये अस्माकं मेनन महोदयाः आसन्, ते UGC कोऑर्डिनेटर सैट आसीत्, सैट मध्ये कार्यशाला वर्कशॉप मध्ये त्यागताः। पुनः ते तदेव विषयान् यथा इदानीं भवन्तः श्रुतवन्तः तस्मिन् समये तेषां पत्रं तथैव आसीत् मुद्रितम् अपरस्ति विभागे। परन्तु कथनस्य इतोपि एकं विषयमस्ति, तेषां तु बहूनां छात्राणां कृते अनुसन्धान विषयं ते प्रयच्छन्ति। भाषा संस्कृतं भवति परन्तु विषयाः तु आधुनिकाः भवन्ति। तस्मिन् विषये अहं बहूनां शोधप्रबन्धानां मूल्याङ्कनं कृतवान् आचार्याणां छात्राणां। गोपनीय विषयः भवति न कथनीयः, परन्तु तथा विषयाः आसन्। अनन्तरं केवलं भाषा संस्कृतं, मॉडर्न् विषयाः, ते तु मॉडर्न् विषयम् अधिकृत्य अनुसन्धानं कारयन्ति, अन्येषां कृते प्रेरयन्ति। अनन्तरं संस्कृतं स्वीकुर्वन्तु परन्तु आधुनिको भव। आधुनिक विषयम् अधिकृत्य अनुसन्धानं कारयामः कुर्मश्चेत् तदा इतोपि जनाः आकृष्टाः भविष्यन्ति संस्कृतं प्रति, भाषां प्रति। इदानीं ते अत्र समागताः, तर्हि कारणभूतम् अस्माकं वेङ्कटराव महोदयाः, आचार्य चन्द्रशेखर महोदयाः। वयं तु निरन्तरं चन्द्रशेखर पाहिमां कुर्मः। इदानीं त्यागताः, परन्तु तेषां भाषणं भवन्तः छात्रावस्थां वयं भवामः चेत् अहं जानामि, यदा विभागे गत्वा पाठयामि चेत् अस्माकं छात्राः वारं जलं पिबन्ति। तेषां वचनं श्रुत्वा कोऽपि जलं न पीत्वा। कक्षां वयं गच्छामः चेत् अस्माकं वचनं तथा भवति, परन्तु तेषां वचनं तथा अस्ति, एसी प्रभावः वा, परन्तु छात्राः वारं जलं पातुम् इच्छन्तः आसन्, पिबन्त्यपि वारं ते पिबन्ति, परन्तु पुनरपि तेषां वचनं श्रुत्वा, परन्तु तेषां कोऽपि न जलं पीत्वा। सर्वे सम्यक्तया श्रद्धालवः श्रुतवन्तः। अनन्तरं छात्रजीवनं बहु सम्यक् भवति। यदा भवन्तः अध्यापकाः भविष्यन्ति, अग्रे भवतां कृते शुभकामनाः, अध्यापकाः भविष्यन्ति, इतोपि क्लिष्टं जीवनं भवति। भवन्तः दृष्टवन्तः अस्माकं मूर्तिमहोदयाः, अस्माकं तिवारी महोदयाः कथं ते प्रातःकालारभ्य सायङ्कालपर्यन्तं वदन्ति, किमपि न पिबन्ति, पुनः हासमुखेन स्मितवदनेन, भारमपि नास्ति। ते कथयन्ति भवन्तः पृच्छन्तु, परन्तु अस्माकं पार्श्वे ज्ञानम् अनन्तरं जिज्ञासा भवति। श्रवणेन ज्ञानं न भवति, लेखनेनापि ज्ञानं न भवति। यदा वयं वारं पठामः, लिखामः, शृणुमः, तदा ज्ञानं भवति, पुनः तदा जिज्ञासा भवति। ज्ञा धातु अर्थ भवति ज्ञा कोष्ठु जिज्ञा, पुनः जिज्ञासा इति पदम् आगच्छति। अत एव अस्माकं यः क्रमः विद्यते, परन्तु तेषां वचनं भवन्तः श्रुतवन्तः। अहं तु केवलं बलात् आगतवान् मञ्चे, मम कार्यक्रमे स्थानं नैव आसीत्। अहं तु पृष्टवान्, उत्साहव्याजेन आगत्य किञ्चित् वदामि। किमर्थं? ते अस्माकं पूर्वप्रिया तस्माकम् आदिरन्तेन सहायता व्याजेन अन्ते नेता श्रीराजपद्यगाः इदानीं ते आगताः, सम्यक्तया उक्तवन्तः। इतोपि एकं विषयं रहस्यं भवतां कृते कथयामि। भवन्तः सर्वे तेषां कृते शुभकामनां प्रेक्षन्तु। अचिरात् ते कैम्पस् डायरेक्टर् भविष्यन्ति। अचिरात् भविष्यन्ति भवन्तः। तथा ते यदा कोऽपि तिरुपतिं प्रति आगच्छति, रिक्तं पाणि न गच्छति, किञ्चित् अवश्यं प्राप्नोति। अतः ते उत्तमाः। अनन्तरं ते बहवः अस्माकं विद्यापीठीया विभागीयाः तेषां अधीने अध्यापकाः सन्ति। अत्र ये छात्राः कृत्वा तत्र भोपाल परिसरे सन्ति, बहवः तिरुपति विद्यापीठीया एव सन्ति। ते आगत्य हे उक्तवन्तः तिरुपति विद्यापीठस्यापि महिमा, अत्रापि रिसर्च् कारणीयम्, अत्रापि रिसर्च् कारणीयम्। किमर्थम्? अत्र जनाः एव सर्वत्र कार्यं कुर्वन्ति। भवतां कृते एकं रहस्यं उक्त्वा, यदा 2012 मध्ये वयं PhD सञ्चालितवान्, तदा अस्माकम् उपरि आक्षेपः आगतः। किमर्थं? बहवः उत्कलीयाः बङ्गीयाः चिताः, मन्त्रालयतः कमेटी अपि आगता,
कि भवन्तः किं कुर्वन्ति अत्र कथम् एवं भवति रिजल्ट् मध्ये सर्वत्र परिसरेषु एव छात्राः गच्छन्ति। तथा पूर्वं यदा जयपुरे राजस्थाने आसीत् कोचिङ्ग् तथैव पुरी मध्ये कोचिङ्ग् संस्था चलति। ये आगताः अधिकारिणः चेकिङ्ग् कृते ते संस्थानस्य पूर्व अधिकारिणः आसन्, लाल बहादुर मध्ये अधिकारिणः आसन्। ते अत्र आगत्य पुनः सन्तुष्टो भूत्वा एव आल् रिकार्ड् स्वीकृत्य पुनः रिपोर्ट् दत्तवन्तः। तत्र कापि त्रुटिर्नास्ति। तस्मिन् समये 2012 मध्ये यत्र पूर्वं कारणमस्ति बीट् शिक्षाशास्त्री कृते राजस्थान छात्र अस्मिन् समये इदानीं बङ्गप्रदेशीया अनन्तरम् उत्कलीया न तु एकस्मिन् अन्यत्रापि सर्वत्र परिसरेषु ते किमर्थं ते बहु पठन्ति अनन्तरं टेस्ट् लिखन्ति नेट् इत्यादि मध्ये कृते आगच्छन्ति बालकाः। अतएव अस्माकं कृते अस्माकम् उद्योगवृत्तिः कृते ते कारणीभूता। यदि छात्रसङ्ख्या न भवति वयं कस्य कृते पाठयामः। अतः तेषां कृते सन्त्यार्थम् अस्माकं आचार्याः आगताः सम्यक् उक्तवन्तः। अधिकं किमपि न वदामि किमर्थं निमेषद्वये कृते अनुमतिं स्वीकृतवान्। ते अस्माकं विभागपक्षतः कार्यशालापक्षतः अनन्तरम् अस्माकं सीनियर् वैयक्तिक पक्षतः अपि अहं कार्तज्ञं प्रकटयामि नीलाद्वारी महोदयानां कृते। अनन्तरं भवद्देशानां श्रोतॄणां कृते वयं सर्वे श्रोतारः, परन्तु भवतां वैशिष्ट्यमस्ति, छात्राणाम् इतोपि अधिकं वैशिष्ट्यमस्ति। ते इदानीं नूतनाः छात्राः आगामि मासे वा मासद्वये तेषां विषय सेलेक्षन् भविष्यति। ते अतएव तेषां कृते इदं चिन्तनम्, इदं सत्रम्, इदं व्याख्यानं यत्किमपि अस्ति 10 दिवसीय व्याख्यानं तेषां कृते बूस्ट् भविष्यति। यदि बूस्ट् प्राप्य इतोपि तुष्टाः सन्तुष्टाः भविष्यन्ति अस्माकं कृते उपयोगः भवितुमर्हति। सर्वेषां कृते धन्यवादम् उक्त्वैव कार्तज्ञं प्रकटयैव विशेषतः निदेशक महोदयानां कृते कोआर्डिनेटर् कृते धन्यवादं प्रकटय विरमामि। एतावत्पर्यन्तं वयम् आचार्याणाम् अनुसन्धानविषये सम्यक् श्रुतवन्तः। अयं कालः इदानीम् आचार्याणां सम्मानार्थम् अस्ति। अतः प्रथमे आचार्यान् नीलाभ तिवारी महोदयान् आह्वयामि। स्टेज् उपरि आगच्छन्तु। इदानीम् अस्याः कार्यशालायाः निदेशक महोदयाः आचार्यः वेङ्कटराव महोदयान् अनुरुन्धे। एवमेव आचार्याः अस्माकं विभागाध्यक्षाः कादम्बनी महाभागाः, एवमेव आचार्यः रजनीकान्त शुक्ला महोदयाः, एवमेव संयोजकाः आचार्यः चन्द्रशेखर महोदयः, सर्वान् अहम् उपरि मञ्चस्य उपरि आगत्य आचार्यान् सम्माननं कुर्वन्तु। पुनरेकवारं करतालनेन सम्यक् उत्तमम्।
अस्ति वा? अरुण विश्वास, अतुल प्रसाद विश्वास, वैजयंती बाला साहू, ब्रह्मानंद शीघ्रमागच्छ, ब्रह्मानंद प्रधान, चंदनपाल, डी श्रीनिवासराव, दीपक नगाड़ा शीघ्रमागच्छ, दुर्गा प्रसाद पंडा, गणेश आचार्य, गणेश तिम्मन्ना, गायत्री पंडा, गीता रानी बारी, जयश्री पंडा शीघ्रमागच्छ, कुडुपुडी गणपति अस्ति वा? लक्ष्मीकांत भट्ट, मौसमी पंडा, मुकेश विश्वास, मौसमी पंडा, मुकेश विश्वास महोदय शीघ्रमागच्छ, नागయ్య हिरेमठ, नलेंद्र शिकदल, नीता, निनुराम, परिमल, 2 बार नहीं लेना है महाशय, परिमल महाशय, प्रकाश ज्ञान, परिमल मंडल, प्रतिभा साहू, प्रियंका सेठ, पुलक दास, रमेश, रोजालिन, शंकर दत्त जोशी, सीताराम, सोमेन भट्टाचार्य, सुभा चौहान, शुभश्री, सुजाता मंडल, ये स्यूतं स्वीकृतवन्तः। अत्र महोदय आलोक महोदयस्य सविधे लिस्ट अस्ति, तत्र हस्ताक्षरं कुर्वन्तु। सुजय, सुजाता मंडल, शुभश्री महंत शीघ्रम् आगच्छन्तु। शिवराम कृष्ण, तन्मय कानरा, टेकेराम मिश्रा, उमा मन्ना, विनायक, मणिकंठ साई, बैग लेकर गांव नहीं जाना, यहीं रहने का। यहाँ से सर्टिफिकेट लेकर जाना। आपका उत्तरदायी पर है बोल लैपटॉप को नेक्स्ट लैपटॉप नहीं देंगे, लैपटॉप रखने के नेक्स्ट मीटिंग लैपटॉप
सर्वेपि ये स्यूतं स्वीकृतवन्तः सर्वेपि हस्ताक्षरं कुर्वन्तु। अत्र महोदयस्य सविधे सूची अस्ति। दुर्गा प्रसाद सविधे अस्ति वा सूची? तत्र अस्ति। सुभाषो पुनरेकवारम् आचार्येभ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादाः, हार्दान् धन्यवादान् प्रकटीकरोमि।